नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, सह आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। पूर्व पाठ में हमने अध्ययन किया हिंदी भाषा की विशेषताएं, विश्लेषण एवं अव्यय संबंधी। आज के पाठ में अध्ययन का विषय होगा हिंदी भाषा की अव्यय संबंधी विशेषताएं, क्रिया विशेषण एवं संबंधवाचक। आज के पाठ में अविकारी शब्दों का बोध किया जाएगा और इसके साथ साथ भाषा की अव्यय संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट किया जाएगा। विकारी एवं अविकारी शब्दों में भी अंतर स्पष्ट किया जाएगा और अव्यय शब्दों का भाषा में शुद्ध प्रयोग भी समझाया जाएगा। अव्यय शब्दों के भेद को स्पष्ट किया जाएगा और उनके वर्गीकरण को भी अध्ययन का विषय वस्तु बनाया जाएगा। पाठ का प्रारंभ अव्यय या अविकारी शब्द से करते हैं। तो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय में कोई विकार नहीं होता। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्दों की चर्चा पूर्व के पाठ में विस्तार पूर्वक की जा चुकी है। जिन शब्दों में रूप, वचन, पुरुष एवं काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय या खर्च ना हो, अर्थात जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक आदि सदा अविकृत या अप्रभावी रहता हो। इसीलिए अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है। यहाँ कुछ शब्दों के उदाहरण देंगे जो अव्यय शब्द होते हैं या जो अविकारी शब्द होते हैं। आज, यहाँ, धीरे धीरे, और, अरे, धन्यवाद, ही, केवल, तब, जब, किंतु, परंतु, इधर उधर, अभी, अतएव, ये जो शब्द हैं ये कैसे हैं? अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए इन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। इनको वाक्य में प्रयुक्त करके यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जब राधा जाएगी तब मोहन आएगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, अभी वह नहीं आ सकता। रोहन और सोहन सहोदर भाई हैं। इन उदाहरणों में जब, तब, भी, अभी और ये शब्द क्या हैं? ये अव्यय शब्द हैं। इनका रूप नहीं परिवर्तित होता। ये सभी अविकारी शब्द कहे जाते हैं। तो स्पष्ट है कि जो अव्यय होते हैं वो ज्यों के त्यों समान रूप से रहते हैं, उनमें कोई रूपांतर नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकृत, अविकारी या अपरिवर्तनशील कहते हैं। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उन शब्दों को भी क्या बना देते हैं? अव्यय। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, तो ये अव्यय किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ गए और उन्हें भी क्या बना दिए? अव्यय। इसको और स्पष्ट करते हैं। धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। अब जो धीरे धीरे शब्द है इसको कहीं पर भी प्रयुक्त किया जाए, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, कहीं पर भी प्रयुक्त किया जाए तो इसको धीरे धीरे ही लिखा जाएगा। अब इसको धीरो धीरो या धीरा धीरा नहीं लिखा जा सकता। तो ये शब्द किसी भी लिंग या वचन के साथ प्रयोग किए जाएं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय को स्पष्ट करने के बाद अब ये आवश्यक है कि हम अव्यय के भेद को भी जानें। तो अव्यय के भेद क्या होते हैं? अव्यय या अविकारी शब्दों को मूल रूप से 4 भेदों में विभाजित किया जाता है। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक
और विस्मय आदि बोधक। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से बतानी आवश्यक है कि निपात, इनको भी अविकारी शब्द माना जाता है। प्रारंभ करते हैं क्रिया विशेषण से। जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, धीरे, अभी, कम आदि। तो जिस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण के नाम से जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे राधा धीरे धीरे खाती है। दूसरा उदाहरण है तुम कब आए। फिर एक अन्य वाक्य में हम देखते हैं उसके पास अच्छे खिलौने पर्याप्त हैं, वह आज अवश्य आएगा। तो ये जितने भी वाक्य हैं, इन वाक्यों में देख सकते हैं धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण को स्पष्ट करने के बाद क्रिया विशेषण के भेद को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्रिया विशेषण अवयवों का जो वर्गीकरण है ये 3 आधार पर किया जा सकता है। पहला आधार प्रयोग के आधार पर, दूसरा रूप के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। जो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है तो उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण से समझें। राम जल्दी घर जाओ। अरे वो भिखारी कहाँ गया। आह मैं क्या करूं। यहाँ पर इन वाक्यों में राम, अरे, आह ये साधारण क्रिया विशेषण है। फिर संयोजक क्रिया विशेषण, जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है या जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी अन्य कथन के संयोजन के लिए होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्पष्ट होगा इन उदाहरणों से। जहाँ अभी बस्ती है वहाँ किसी समय जंगल था। दूसरा उदाहरण देखें। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इन उदाहरणों में जहाँ और वहाँ क्रिया विशेषण 2 कथनों के संयोजक बन गए। मतलब जहाँ अभी बस्ती है वहाँ किसी समय जंगल था, तो जहाँ और वहाँ क्या है, दोनों कथनों को जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यहाँ पर भी ये जहाँ और वहाँ संयोजक के रूप में दोनों कथनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संयोजक क्रिया विशेषण होते हैं। अनुबंध क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग अवधारणा या निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ होता है। उदाहरण में यहाँ पर कुछ वाक्यों में स्पष्ट किया गया है, मैंने तुम्हें सोचा तक नहीं। यहाँ तो बड़ी विचित्र बात है, मैंने उन्हें देखा तक नहीं। अब इन वाक्यों में तो, तक अनुबंध क्रिया विशेषण है। पहला वाक्य फिर से देखते हैं, मैंने तुम्हें सोचा तक नहीं, मतलब वाक्य को एक अलग अवधारणा प्रदान कर रहे हैं। मतलब हमने सोचा ही नहीं या सोचा तक ही नहीं, दोनों में फ़र्क है। मतलब हमारे विचार में आए ही नहीं। यह तो बड़ी विचित्र बात है। और मैंने उन्हें देखा तक नहीं। तो इस तरीके से ये अनुबंध क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्द के योग या मेल से नहीं बनते वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अचानक, दूर, ठीक, फिर। यौगिक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण
दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं। ये संज्ञा से क्रमशः, आगे, दिन भर, इस प्रकार के शब्द। और इसी प्रकार सर्वनाम से वहाँ, अब, जिससे आदि शब्द। विशेषण से चुपके, इतने में। धातु से देखिए कैसे बनते हैं, करते, देखते हुए, चाहे, मानो आदि शब्द। और अव्यय से यहाँ तक, कब का, झट से आदि शब्द। आगे कारण क्रिया विशेषण। तो जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कारण क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट होगा, वह खाक परीक्षा पास करेगा। कारण यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। जाओगे नहीं तो सर चाटोगे, स्पष्ट है। अब आगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से स्थान और दिशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण से काल या समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आज, तब, अब, हमेशा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसके कई भेद हैं। अधिकता बोधक, अधिकता बोधक के उदाहरण होंगे अधिक, खूब, अतिशय, बहुत, मतलब अधिकता का बोध करा रहे हैं। न्यूनता बोधक, इसके उदाहरण होंगे किंचित, कुछ, जरा। पर्याप्त बोधक क्रिया विशेषण, इसके उदाहरण होंगे बस, केवल, यथेष्ट, काफ़ी। तो पर्याप्तता का बोध करा रहे हैं। तुलना बोधक क्रिया विशेषण, इसके उदाहरण शब्द होंगे जितना, कितना, बढ़कर। और श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण, इसके उदाहरण होंगे क्रमशः, बारी बारी, एक एक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या होंगे, ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित, हाँ, ठीक, क्यों, इस प्रकार के शब्द होते हैं। अब आते हैं संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है अथवा जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण से स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। पुरुषार्थ के बिना जीवन अर्थहीन है, यहाँ पर संबंध साफ दिखाई पड़ रहा है। राम के साथ सीता का नाम पूजनीय है, यहाँ पर भी स्पष्टता है। उसके बिना मैं कुछ नहीं। संबंध बोधक अव्यय को स्पष्ट करने के बाद इसके भेद को समझने का प्रयास करते हैं। प्रयोग और अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कई भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, दो भेद इनके किए जाते हैं। संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, इसके उदाहरण से समझ सकते हैं धर्म के बिना, राम के साथ। और दूसरा भेद है असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय, उदाहरण मित्रों सहित, गांव तक। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद हैं। कालवाचक, इसके उदाहरण शब्द होंगे पहले, ये काल का बोध करा रहे हैं, बाद, आगे, पश्चात, अब तक। स्थानवाचक अव्यय, उदाहरण इसके हो सकते हैं आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर। दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय,
इसके उदाहरण शब्द होंगे आसपास, और, तरफ, दायां, बायां। इसी प्रकार साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय, इसके उदाहरण होंगे द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत। उद्देश्यवाचक लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त, ये उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। व्यतिरेकवाचक, इसके उदाहरण शब्द होंगे अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित। फिर विनिमयवाचक संबंध बोधक अव्यय, बदले, एवज, स्थान, स्थान पर, जगह पर। फिर सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय, इसके उदाहरण समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह। विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय, इसके उदाहरण विरोध, विरुद्ध, विपरीत। साहचर्यवाचक साथ, संग, सहित, समेत, ये इसके उदाहरण हैं। विषयवाचक के उदाहरण संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे। संग्रहवाचक के उदाहरण लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत। और तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय, इसके उदाहरण अपेक्षा, समान, समक्ष। और कारणवाचक, इसके उदाहरण कारण, परेशानी से, मारे। इस प्रकार अब व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद का अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, इसके दो भेद हैं, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। जो मूल संबंध बोधक है, इनके उदाहरण शब्द होते हैं पर्यंत, समान, बिना। इसी प्रकार यौगिक संबंध बोधक के उदाहरण है द्वारा, योग्य, बाहर। संबंध बोधक अव्यय के कार्य, संज्ञा के बाद उसका संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाना, यह संबंध बोधक अव्यय का प्रमुख कार्य होता है। जैसे राधा रात भर पढ़ती रही, इस वाक्य में संबंध बोधक भर, संज्ञा शब्द है रात, इसका संबंध इस वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट कर रहा है। फिर संबंध बोधक द्वारा समय, स्थान तथा तुलना का बोध भी कराया जाता है। जैसे राम रश्मि के बाद विद्यालय पहुंचा, तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है। रोहन मानसी की अपेक्षा छोटा है, यहाँ पर तुलना का बोध हो रहा है। अब हम बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। तो दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के लिए हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, इसमें और शब्द है जो वो समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह दूध और पानी शब्दों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के क्या कार्य होते हैं? इसके प्रमुख कार्य है दो पदों अथवा सरल वाक्यों को जोड़ना, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों में से किसी एक को ग्रहण करना अथवा त्यागना, अथवा सबको त्यागना। इसका अगला कार्य है अगला वाक्य पीछे वाले वाक्य का अर्थ परिणाम होता है अथवा पीछे वाला आगे वाले का। विस्मयादि बोधक अव्यय, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे इस वाक्य में देखेंगे, अरे क्या तुम जा रहे हो? इसमें अरे विस्मय प्रकट कर रहा है। और विस्मयादि बोधक अव्यय के क्या कार्य होते हैं? हर्ष सूचित करना, शोक व्यक्त करना, आश्चर्य प्रकट करना, तिरस्कार या घृणा दर्शाना, स्वीकार या संबोधन को सूचित करना। अब इसके बाद निपात, हमने प्रारंभ में ही पाठ के बताया था कि निपात को भी अव्यय माना जाता है। तो निपात और उसके कार्य क्या है, इस पर अब चर्चा की जाएगी। वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे भी, तक, ही, मात्र, भर आदि। उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य, मीरा तो अपने घर जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि मीरा तो, मतलब इसमें बल दे रहा है कि मीरा तो अपने ही घर जाएगी। राम ने
ही उसे चोट पहुंचाई है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि चोट पहुंचाने वाला कौन है? राम। उसने सीता को भी पुकारा, मतलब सीता को छोड़ा नहीं, सीता को भी पुकारा। तो इन वाक्यों में तो, ही, भी, ये वाक्य में विशेष बल देते हैं, इसलिए ये सभी निपात माने जाते हैं। निपात का प्रयोग नए भावों को प्रकट करने हेतु किया जाता है और निपात में लिंग, कारक, वचन आदि की दृष्टि से रूप भेद नहीं होते, इसलिए इसे अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। किंतु अव्यय और निपात समान नहीं है, इनमें थोड़ा भेद भी होता है। अव्यय वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के सहायक होकर वाक्य के अंग होते हैं। इसके विपरीत निपात नए भावबोध में सहायक बनकर भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। निपात के प्रयोग से वाक्य के अर्थ की एक नई अवधारणा बनती है और इसके साथ ही निपात का प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न स्थान पर हो सकता है। अव्यय और निपात में हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि निपात क्या है। भी, इसको स्पष्ट करने के लिए पुनः उदाहरण दिए जा रहे हैं। वह भी जानती है, शिक्षक ने मुझे भी अवसर दिया, रोहन फुटबॉल भी खेलता है। तो मतलब सब लोग जानते हैं, उसके साथ वह भी जानती है, और शिक्षक ने सबको अवसर दिया, उसके साथ मुझे भी अवसर दिया, और रोहन सारे खेल खेलता है लेकिन फुटबॉल भी खेलता है। तो इसी प्रकार ही के उदाहरण देखिए। रोहन ही आ रहा है, यहाँ स्पष्ट है कि रोहन ही आ रहा है, कोई दूसरा नहीं है। राधा कानपुर ही जा रही है, तो स्पष्ट है कि राधा कानपुर ही जा रही है, वो बरेली नहीं जा रही है। वह गेंद ही खेलता है, मतलब गेंद ही खेल रहा है, कोई दूसरा खेल नहीं खेल रहा है। इसी तरह भर का उदाहरण देखिए। उसका घर भर सज्जन है, मतलब कोई व्यक्ति छूटा नहीं, पूरा घर सज्जन है। वह राधा को जानती भर है, मतलब केवल किंचित जानती है। जी भर खा लो, तक को समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें तक प्रयुक्त हुआ है। अब तक काम नहीं हुआ, उसने उत्तर तक नहीं दिया, यह अराजकता कब तक चलेगी। तो ये तक विशेष अर्थ दे रहा है। तो को भी इन उदाहरणों द्वारा समझते हैं। तो वह आ गया, वो तो गया ही था, कल तक तो वह अच्छा था और आज बीमार है। इसी प्रकार मात्र को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मुझे 50 रुपये मात्र चाहिए, ये सीमित कर रहा है। पैसे मात्र से कोई बड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार से निपात ही अव्यय की तरह माना जाता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतर है इसमें। इस प्रकार से पाठ के निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आज के पाठ में अव्यय या अविकारी शब्दों को स्पष्ट किया गया, उनको परिभाषित किया गया और उनको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया। और अव्यय जो होते हैं वो ज्यों के त्यों समान रूप से रहते हैं, उनमें कोई रूपांतर नहीं होता, अपरिवर्तित होते हैं, इसलिए इन्हें अविकृत, अविकारी या अपरिवर्तनशील कहा जाता है। अव्यय या अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं और ये भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इस पाठ में क्रिया विशेषण एवं संबंधवाचक अव्यय के भेद विभिन्न उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किए गए हैं। वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। निपात में लिंग, कारक, वचन आदि की दृष्टि से रूप भेद नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। अपेक्षा की जाती है कि पाठ के उद्देश्यों की पूर्ति हुई होगी और विषय वस्तु स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा, और इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है और अध्ययन हेतु अगला विषय होगा हिंदी की वर्ण व्यवस्था और इसके अंतर्गत स्वर एवं व्यंजन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। तो नमस्कार और धन्यवाद।